नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आने से पहले कांग्रेस एक्टिव मोड में आ चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। महाराष्ट्र से अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में भूपेश बघेल पर्यवेक्षक होंगे और झारखंड के लिए तारिक अनवर, भट्टी विक्रमा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। नतीजों के बाद हालात पर नजर रखेंगे पर्यवेक्षक। महाविकास अघाड़ी ने चुनाव से पहले विधायकों की नाकेबंदी की है और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे यानी यूबीसी गुट के सभी विधायकों को एक साथ होटल में ठहराएगी शिवसेना। तो एनसीपी शरद पवार ने जीत के बाद सीधे मुंबई आने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस को भी नए विधायकों को होटल रोकने की तैयारी। तो कांग्रेस को पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि झारखंड के लिए, महाराष्ट्र के लिए अभी से यानी कांग्रेस ने पहले से ही प्री प्लान पर्यवेक्षक तैयार कर दिए हैं। महाराष्ट्र के लिए आपको बता दें कि अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि झारखंड के लिए तारिक अनवर और भट्टी विक्रमा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। नितिन, बहुत कम अब शेष बचा है जब महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी कि सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी कल से। उसके पहले कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से तैयारी की गई है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए शिवम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मसला सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। अगर हम महाविकास अघाड़ी का जिक्र करें तो सभी ने ही अपने विधायकों की नाकाबंदी करने की पूरी तैयारी कर दी है। लेकिन कांग्रेस ने जो अब तक गलतियां दोहराई हैं, खासतौर पर इतिहास के पन्नों को हम टटोल कर देखें तो वो गलतियां नहीं दोहराना चाहती, यानी कि अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कांग्रेस ने पहले ही नतीजे आने से पहले ही अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। और जो जिम्मेदारी खास तौर पर जिन पर्यवेक्षकों को दी गई है वो कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, जो कि डैमेज कंट्रोल की भूमिका पर रहते हैं, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर भूपेश बघेल हो। ये दोनों बड़े चेहरे हैं। महाराष्ट्र की उनको जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के तौर पर दी गई है और वहीं दूसरी तरफ तारिक अनवर हो या फिर भट्टी विक्रमा हो, ये दोनों को जो झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है। सभी की नजर जो है वो महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। और महाविकास अघाड़ी का अगर हम जिक्र करें शिवम, तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट का जिक्र करें तो सबसे पहले उसमें भी ये तैयारी कर रखी थी जितने भी विधायक हैं, क्योंकि फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं और दूध का जमा भी छाछ फूक फूक कर पीता है, वो कहावत है। और शिवसेना को इस बात का अंदेशा और डर है कि उनके साथ फिर वही ना हो जाए जो पहले हुआ था, यानी कि पार्टी ही टूट जाए। और ऐसे में सभी विधायकों को एक साथ होटल में ठहराने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है शिवसेना ने। तो जो भी विधायक जीतेगा, बाकायदा उस विधायक को होटल में आना होगा और उसको वहां पर रुकना होगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जो शरद पवार का जो गुट है, यानी कि शरद पवार एनसीपी है, उसने भी ये तैयारी की है कि जितने भी उनके विधायक जीत कर आएंगे उन्हें मुंबई आना होगा और तुरंत मुंबई आके उन्हें किसी रिजॉर्ट में या फिर किसी होटल में रुकाने की तैयारी की गई है। और कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि कांग्रेस में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल इसमें थोड़ा मजबूत दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि राजस्थान में जिस तरह की सियासत हुई थी, अपने विधायकों को बचाने में कामयाब हुए थे। अशोक गहलोत का एक लंबा अनुभव है और सचिन पायलट के साथ उनकी अदावत जब हुई थी तो ये रिजोर्ट पॉलिटिक्स उनको बाखूबी समझ में भी आती है। तो इसलिए कांग्रेस ने उन्हें जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नए जो विधायक आएंगे उनको होटल में रुकवाने की जिम्मेदारी जो होगी वो अशोक गहलोत की होगी पर्यवेक्षक के तौर पर। बिल्कुल नितिन, मेरा सवाल ये है कि ये जो पर्यवेक्षक से लेकर ये पूरी प्री प्लान की तैयारी है वो महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से ना भी पर्यवेक्षक का जिक्र हो रहा है और ना ही उन्हें अपने विधायकों का डर है। क्या ये पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उस चीज को लेकर महाविकास अघाड़ी पहले से ही तैयार है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि आंकड़ों में अगर गड़बड़ी हो तो विधायकों में खेला हो जाए, और उससे पहले ये प्री प्लान तैयारी की जा रही है? ये प्री प्लान तैयारी जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे शिवम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रही है, बल्कि झारखंड पर भी आला कमान की नजर है। और झारखंड में क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ एग्जिट पोल ने ये बताया कि मुकाबला 50-50 है,
यानी कि 50-50 मुकाबले में, और बीजेपी के पास ये एज रहता है कि बीजेपी ऐसे मामलों में सरकार बनाने में 19 नहीं बल्कि 36 साबित होती है। बिल्कुल। और जब विधायकों की जरूरत पड़ती है तो अंतरात्मा की आवाज भी सुनाई देती है और अंतरात्मा की आवाज भी लगाई जाती है। तो उनके विधायकों तक, यानी कि कांग्रेस के और जेएमएम के विधायकों तक बीजेपी की अंतरात्मा की आवाज ना पहुंचे, इसके लिए पहले से तैयारी की जा रही है कि अंतरात्मा की आवाज से दूर लेकर जाया जाए विधायकों को, ताकि विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनकर कहीं खींचे हुए चले जाए। तो ये बहुत दिलचस्प तैयारी की गई है और नाकेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो झारखंड की सियासत हो या फिर महाराष्ट्र की सियासत हो, उसमें दिलचस्प मोड़ आ चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि भले ही यहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं और यूपी की सियासी तपिश भी वहां पर उबाल मार रही है। यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसके साथ अन्याय हुआ, उनके मुस्लिम वोटरों को बाहर नहीं निकलने दिया, चुनाव को रद्द किया जाए। तो अभी ये मानिए कि जो शनिवार होगा शिवम, वो सुपर शनिवार साबित होने वाला है। बिल्कुल। मेरे से एक अंतिम सवाल है नितिन, कि जिस तरीके से हमने ये रेस्टोरेंट वाली या होटल वाली जो पॉलिटिक्स है विधायकों को उसमें रखना, हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, हमने राजस्थान में भी देखा है, और ये जिस तरीके से हमने देखा है ये होटल और रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स, यानी विधायक की पहले से ही पाबंदी कर दी जा रही है, उनको कैप्चर कर लिया जा रहा है कि कहीं पर अगर माहौल बिगड़े तो बीजेपी को मौका ना मिले, इसलिए पहले से ये तैयारी की जा रही है। बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा। और जो खासतौर पर राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो झारखंड के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो आज तक बड़ा दिलचस्प पहलू है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आज तक किसी ने भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया है। बिल्कुल। यानी कि वहां जो चांसेस है एक बार फिर से खिचड़ी जनादेश के होंगे, और खिचड़ी जनादेश यानी कि एक तरफ बचता है जेएमएम, एक दूसरी तरफ बचती है कांग्रेस, तीसरी तरफ बचती है बीजेपी और चौथी तरफ बचती है आजपी वो पार्टी जो सुदेश महतो की पार्टी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर निर्दलीय चुनाव जीत कर आते हैं तो वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि फिर वो किसकी तरफ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार यहाँ पर एक मेन फैक्टर जिसका हम जिक्र करना यहाँ पर भूल है। अजीत पवार जो है वो यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। बीजेपी को अगर चिंता है तो सिर्फ अजीत पवार की चिंता है, क्योंकि अजीत पवार ने अगर गेम खेल दिया तो पूरी बाजी महाराष्ट्र में पलट सकती है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यानी कि जितनी एक चीज कहा जा सकता है कि सुबह का भूला शाम को घर में लौट जाए, वरना दिक्कत हो सकती है। ये सियासत में कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता आया है। ठीक है नितिन, ना तो स्थायी दोस्त होता है ना बिल्कुल बिल्कुल। नितिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली भी माठा फूंक कर पीती है, और ये कल देखने को मिलेगा कि क्या कुछ होता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक हुई, उनकी अध्यक्षता में, और कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 23 प्रस्ताव को पास कर दिया गया। मंत्रिमंडल सहयोगियों के विरोध के कारण नजूल विधायक पारित जो विधेयक है वो पारित नहीं हो सका है। कैबिनेट बैठक में चित्रकूट में 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा। यहां से सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन होंगी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का हिस्सा होगा। इसमें 33% भारत सरकार और 20% बाकी विदेशी ऋण होगा। कुल बजट 600 करोड़ का होगा। और इसके अलावा बैठक में बिजनौर में निजी विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है। अगले 5 साल में हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा, यानी यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। कानपुर शहर का विस्तार करते हुए 80 गांवों को इससे जोड़ा जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ यूपी इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, ये जो कैबिनेट की बैठक हुई अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, क्या क्या फैसले लिए गए, किन किन फैसलों को पास किया गया और किसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है? देखिए यहाँ पर 24 प्रस्ताव रखे गए सरकार की कैबिनेट में, जिसमें 23 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। लेकिन जो एक अहम प्रस्ताव था नजूल भूमि से संबंधित, वो जो है स्वीकृत नहीं हो पाया है, वो फिर अटक गया है। क्योंकि ये नजूल भूमि का जो प्रकरण है, इसके विरोध में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। पिछली बार एक बार पहले भी ये जो है नजूल भूमि से संबंधित जो प्रस्ताव था वो फेल हो गया था। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने स्वयं किया था। इसके अलावा जो
अन्य 22 प्रस्ताव, अन्य 23 प्रस्ताव जो है स्वयं स्वीकृत हुए हैं, बिल्कुल, जिसमें कुंभ मेले को लेकर के योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है और दिव्य हो भव्य हो प्रयागराज का कुंभ 12 साल में एक बार होता है, तो इसको लेकर के योगी सरकार काफी संवेदनशील है और इसके प्रचार प्रसार के लिए मतलब योगी सरकार ने मतलब खजाना खोल रखा है। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में महाकुंभ 2025 के लिए देश भर में रोड शो करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरिशस में भी रोड शो किया जाएगा। वाहन और रोड शो के लिए 48 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रावधान किए गए। 20 से 25 लाख रुपए तक रोड शो पर खर्च किया जाएगा। और उधर सरकार कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है। कॉन्क्लेव में विशेष हस्तियां जुटेंगी। समय निकट आने से सरकार मेला की तैयारी तेज कर दी है, यानी कि अब समय बहुत कम बचा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से, पूरी ताकत, पूरा समय इस वक्त महाकुंभ जो कि प्रयागराज में होने वाला है उसमें झोंक रही है। तो पैसा और पावर और समय तीनों उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ की तरफ इस वक्त धारा प्रवाह को मोड़ दिया गया है और महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर पहुंच चुकी हैं। तो 48 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है महाकुंभ में, यानी कि रोड शो किया जाएगा और रोड शो सिर्फ भारत में ही नहीं, इसके अलावा नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मॉरिशस में भी रोड शो किया जाएगा। ओम स्वस्तिम तिलकम कुर्यात् ओम चंदन। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, आज कैबिनेट की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और पूरा सेंटर ऑफ फोकस मानो इस पूरी बैठक का वो महाकुंभ रहा। और अब क्या कुछ तैयारी की जा रही है? कितने रुपयों का आवंटित किया गया प्रयागराज के लिए? क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर आप तैयारी अपने अंतिम स्टेज में है और इसी वजह से पूरा फोकस इस ओर किया जा रहा है। अगर आप तैयारी की बात करें तो कल खुद स्थलीय निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब शाम 6 बजे संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस बीच में न सिर्फ संगम का इलाका, रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को देखने के जो भी कार्य कराए जा रहे हैं, चाहे वो घाट का हो, मंदिर के आसपास का हो, फ्लाईओवर का कार्य हो, उसका निरीक्षण करेंगे। रात करीब 9:30 बजे तक वो अलग अलग जगहों पर निरीक्षण करेंगे। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस मामले में कितना संजीदा है और किसी काम में किसी तरह की लापरवाही उनको कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसी वजह से न सिर्फ बैठक बल्कि स्तरीय निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि जो डेडलाइन है वो अगले महीने दिसंबर तक की डेडलाइन है, जिस डेडलाइन के कार्यकाल में पूरी चीजों को काम करना है। लेकिन काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, चाहे शहर के अंदर सड़कों का काम हो, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं उसका काम हो, या रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा हो, ये यहाँ का स्टेशन उसको भी भव्य रूप दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म एरिया बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के तमाम काम हो रहे हैं जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल निरीक्षण करने के लिए वहां पर जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अब काम बहुत तेजी से हो रहा है और उम्मीद की जा रही है जो समय सीमा उस पर सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज कैबिनेट की बैठक में पूरा सेंटर ऑफ फोकस एक तरीके से कहा जाए तो वो महाकुंभ था, क्योंकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस वो महाकुंभ की ओर है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में महिलाओं की दबंगई देखने को मिली। जी हां, मेडिकल कॉलेज से मरीजों की खरीद फरोख्त से लेकर 3 महिलाओं ने एक युवक को पकड़ा और मेडिकल कॉलेज के गेट पर जमकर थप्पड़ और फिर चप्पलें बरसाना शुरू कर दी।
अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। वहीं सुल्तानपुर में डीएपी खाद ना मिलने को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पयागीपुर स्थित पीसीएस गोदाम पर किसानों का आना जाना लगातार बना हुआ है, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा खाद तो मिल ही नहीं रही है और ऐसे में देखना अब यह होगा कि क्या उन्हें खाद मिलती है या फिर आश्वासन। सेंटर पे मौजूद हूं जहां पर किसानों को डीएपी न मिलने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें डीएपी सेंटर पे कई किसान सुबह आकर के पता करने में लगे हुए हैं कि कब डीएपी खाद आएगी, डाई आएगी, जिससे उन्हें खेतों में गेहूं की बुआई के लिए सहूलियत मिल सके, आसानी हो सके। कुछ किसान अभी भी केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और उनसे हम जानकारी करेंगे कि क्या समस्या उन्हें आ रही है गेहूं की बुआई में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लईक। क्या समस्या आपको हो रही है और डाई आपको मिली, यूरिया मिली कि नहीं मिली? यही है कि डाई नहीं मिल रही है, कि गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है, एकदम परेशानी है। आज 15 दिन से परेशान है, दौड़ दौड़ के चारों तरफ गोदाम पर, कॉपरेटिव पर, कहीं डाई मिल नहीं रही है। अब बिल्ला डाई के कुछ खेत बो दिया गया, उसके बाद जो खेत धान की फसल थी उसमें डाई डालना जरूरी है, अब नहीं मिल रही, आदमी परेशान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान का साफ कहना है कि डाई न मिलने से वैसे ही गेहूं को बो दिया जा रहा है। काफी हद तक किसान उसी से काम चला रहा है कि जैसे डाई नहीं मिल रही है और उन्हें मजबूरी में खेतों में बिना डाई के ही गेहूं को बो दिया जा रहा है। कुछ किसान हमारे साथ और भी। तो पूरे प्रदेश भर में डीएपी खाद की किल्लत तो है ही है, लेकिन अयोध्या में डीएपी खाद की कमी के साथ साथ गेहूं के बीज की भी कमी हो गई। आपको बता दें कि रबी फसलों की बुवाई की तैयारी में लगे किसानों का यह कहना है कि हर साल गेहूं के बीज की बुआई के समय डीएपी सरकारी बिक्री केंद्रों से गायब हो जाती है। रुदौली ब्लॉक में किसान कल्याण केंद्र में गेहूं का बीज लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ लग गई और कई घंटों से किसान गेहूं का बीज लेने के लिए परेशान। प्रदेश में डीएपी की मारामारी चल रही है, उसी के तहत जो है बीज की भी यहाँ पे समस्या खड़ी हुई है कि बीज भी लोगों को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसान कल्याण केंद्र है विकासखंड रुदौली जिला अयोध्या का, और यहाँ भी तमाम सैकड़ों की संख्या में किसान सुबह से आए हुए हैं, बीज के इंतजार में यहाँ पे गेहूं का बीज लेकर के जा रहे हैं। इन लोगों से हम पूछते हैं कि क्या समस्या है, आप लोगों को बीज और खाद वाद मिल रही है कि नहीं मिल रही? अरे साहब, इफ्को केंद्र में यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ की तो बात ही छोड़ो। जो खुला हुआ है कृषि विभाग, खाद विभाग, उसमें भी नहीं मिल रही है डाया। कितने दिनों से नहीं मिल रही है? अब अभी 15-20 दिन से। पहले तो मान लो फुटकर मिल तो रही, बुआई होती नहीं रही। पता नहीं पुराना माल है कि नया स्टॉक है, सब मतलब अब अभी इस वक्त नहीं मिल रही है। सरकार का दावा किसी प्रकार की कमी नहीं है डीएपी की। साहब कहा के जाब, हम लोग किसान आदमी, अब किसे लड़ा जाए? कोनो बड़ी मुश्किल तो यही है कि हाँ कर लें तो हाँ कर लेने जाओ, करियो, वहाँ कहाँ तक बैठा जाए साहब? तो बुआई बाधित हो जाएगी ना। हाँ, अब साहब। तो गाजीपुर के एसपी ईरज रजा के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी जमानिया रामकृष्ण तिवारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिसमें स्वाट सर्विलांस और जमानिया पुलिस टीम की साझा कार्रवाई देखने को मिली है। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को धर दबोचा गया है, जिसके कब्जे से 915 ग्राम हेरोइन और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जिनका कीमत लगभग अनुमानित 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं जौनपुर के जिला अस्पताल की लापरवाही, बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर के शौचालय में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टरों ने खून की कमी होने की बात कहते हुए उसका डिलीवरी नहीं करवाया और अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं कर रही। वहीं लखनऊ में युवक की किडनैपिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसआरएस मॉल के सामने से 2 भाइयों को दबंगों ने उठा लिया और कार में जमकर पीट दिया। साथ ही क्रिप्टो करेंसी भी ट्रांसफर कराई और फैसल शेख को सुल्तानपुर रोड पर छोड़ दिया। मामले को लेकर गोमतीनगर थाने में आरोपी अंकित सहित कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं चंबल में शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा
कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लोग शुक्रवार की नमाज अदा किया और वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद और मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में एक सर्वेक्षण करवाया। तो वहीं मेरठ में महिला से सरेआम लूट की वारदात देखने को मिली है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने महिला से कुंडल लूट ले, यानी कान की जो बाली होती है उसे। आपको बता दें कि इसका विरोध करने पर महिला को 20 मीटर तक घसीटा गया। सड़क पर गिरी महिला लहूलुहान हो गई। महिला से कुंडल लूट, बाइक सवार मौके से बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस चेकिंग पॉइंट से नदारत दिखाई दी, यानी महिला से लूट की वारदात और फिर वहां से लुटेरे चंपत हुई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर खुलेआम अवैध खनन का खेल चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अवैध खनन का खेल को रोक पाने में असफल हैं। पट्टाधारक ने सिस्टम, पावर और पैसे के दम पर नियमों को ताक पर रखकर खनन कार्य शुरू करवाया और जिले में एनजीटी की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के सख्त नियमों का पालन नहीं करवा रही है। नियमों को ताक में रखकर बेतवा नदी की जलधारा से खनन कर रही दर्जनों प्रतिबंधित मशीनें, अवैध तरीके से ओवरलोड ट्रकों की मोरंग खदान ने खूब निकासी हो रही है। तो वहीं अलीगढ़ के दादो थाना इलाके में दुकान के आगे दंपत्ति को पानी का छिड़काव करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जिसका दबंगों ने विरोध कर दंपत्ति के साथ मारपीट की और पथराव किया। ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर घायलों ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। तो वहीं पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो मैनपुरी कराल विधानसभा उपचुनाव पर उपचुनाव को लेकर 20 नवंबर को मतदान कराया गया था और 23 नवंबर यानी कल अब इसकी मतगणना हो जाएगी। उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे आईजी आगरा मैनपुरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह और जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह लगातार नवीन गल्ला मंडी में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और कल सुबह से ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं दिल्ली में 30 नवंबर को निषाद पार्टी राष्ट्रीय अधिवेशन करेगी, जिसका आयोजन इंदिरा गांधी मैदान में हो सकता है। इसमें देश के कई राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे, जहां संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है। तो वहीं मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र, वॉल पेंटिंग लगाने का विरोध किया और ज्ञापन सौंपकर इन्हें जल्द से जल्द हटाने की मांग की। अलीगढ़ में कोचिंग संचालक की खौफनाक करतूत सामने आई है, जहां 8 महीने से छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि इसकी खबर लगते ही परिजनों से सहित स्थानीय लोगों में आक्रोश भर गया और गुस्साए परिजन सहित स्थानीय लोग देर रात इकट्ठा होकर कोचिंग सेंटर पहुंच गए। हंगामे की सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाके के थाना अध्यक्ष भी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया। अगली खबर हरदोई से है, जहां मजुला में चचेरे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। लाइसेंसी बंदूक से गोली चलने से महिला घायल हो गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की। तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।